हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का। तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ये जान लें कि सिस्टम है किस लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि फूड को, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करना, यही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सो दैट कि उस सिंपल फॉर्म को हमारे ब्लड और सेल आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें, तभी हमको एनर्जी मिलेगी। तो हमें देखना है कि कैसे फूड स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले फूड हमारे माउथ से एंटर करेगा। सबसे पहले जो फूड है वो हमारे माउथ से एंटर करेगा, और जैसे ही माउथ में फूड आता है, तो फूड माउथ में आते ही यहाँ पर 3 ग्लैंड काम करते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड एंड थर्ड इज सबमैक्सिलरी ग्लैंड। जब ये तीनों ग्लैंड मिलते हैं तो हमारा कंप्लीट होता है सैलिवरी ग्लैंड। जब ये तीनों ग्लैंड मिलते हैं तब हमारा कंप्लीट होता है सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड जब एक्टिव होता है, कब होता है? जब हम फूड पार्टिकल को अपने माउथ में रखते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा कि वो सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? सलाइवा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सलाइवा। ठीक है, इसको हिंदी में लार कहते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड का रिलीज करेगा सलाइवरी अमाइलेज। What is the function of salivary amylase? इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सैलिवरी अमाइलेज जो भी फूड पार्टिकल हमारे माउथ में आया है, तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। जितना हो सके उतना उसको डाइजेस्ट करेगा। सो द मेन फंक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज इज टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका एक फंक्शन और है कि ये फूड को क्या करता है? थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट फूड लीजिएगा मुंह में तो उसको डायरेक्ट आप निगल नहीं सकते हैं, सोल्व आप नहीं कर सकते हैं, रीज़न कि वो रफ होता है। आप रोटी सब्जी लेंगे तो डायरेक्टली उसको इंगल्फ नहीं कर सकते, सोलो नहीं कर सकते। उसके लिए पहले उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, फिर बाद में उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, सलाइवा का एक लेयर चढ़ता है, उसको गीला करता है, ढीला करता है, तब जाकर हम खाने को निगल पाते हैं। तो सैलिवरी अमाइलेज का मेन फंक्शन है कि वो खाने को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्ट बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जिससे हम उसको आसानी से निगल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि नेम द एंजाइम रिलीज बाय सैलिवरी ग्लैंड। तो आंसर होगा सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है। और सैलिवरी ग्लैंड किससे बना है? ये 3 ग्लैंड से, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों ग्लैंड से मिला है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। नाउ अब ये जो पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये इसे हम लोग कहते हैं फैरिंक्स। ये होता है फैरिंक्स। ये कॉमन पाथ है, ये कॉमन पाथ है फॉर बोथ माउथ एंड नोज, फॉर बोथ माउथ एंड नोज। मतलब फैरिंक्स वो हिस्सा है जहां की माउथ और नोज आकर मिलते हैं। ठीक है। आप कभी आप पानी पीते पीते अगर सड़क गए होंगे तो नाक से पानी आना शुरू हो गया होगा। पानी पिए मुंह से, लेकिन आया कहां से? नाक से, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि वहां पे फैरिंक्स है। फैरिंक्स की वजह से हमारा जो नोज है, माउथ है, वो जुड़ा है। यहां से नोज आता है, वो सीधा कहां? यहाँ हमारे माउथ में आके अटैच हो जाता है। ठीक है। तो अगर पूछ दे कोई कि व्हाट इज फैरिंक्स, तो फैरिंक्स इज द कॉमन पाथ फॉर बोथ माउथ एंड नोज। ठीक है। तो कमिंग फॉरवर्ड, तो नीचे अगर आते हैं तो फैरिंक्स के नीचे से हमारा फूड पाइप शुरू हो जाता है। फूड पाइप, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ फूड पाइप इज इसोफेगस। फूड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या है? इसोफेगस।
तो फूड पाइप में सबसे पहली बात की नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अभी मूवमेंट होता क्या है, देखिए क्या है कि अब ये हमारा फूड पाइप है, तो फूड पाइप जनरली वो ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, फूड पाइप कभी भी ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि वो स्मॉल बाइट लेते हैं, बहुत से लोग हैं वो खाने का बड़ा बड़ा बाइट लेते हैं, उनको छोटे बाइट में मन नहीं भरता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है कि वो इस तरह का मूवमेंट होता है फूड पाइप में। इस मूवमेंट से क्या होता है कि खाना आराम से नीचे जा सकता है, ठीक है, मतलब कहीं भी खाना अटकेगा नहीं, वो आराम से खाना जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। और ये मूवमेंट सिर्फ फूड पाइप में नहीं होता है, ये मूवमेंट आपके पूरे एलिमेंट्री कनाल में होता है, ताकि फूड को आगे की तरफ पुश किया जा सके। मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ भी हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लार्ज इंटेस्टाइन भी हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सो दैट कि जो फूड पार्टिकल है वो आगे की तरफ बढ़ता रहे, कहीं पे रुक ना जाए, कहीं पे ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फूड पाइप से, तो फूड पाइप में क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ और स्टमक को ज्वाइन करता है, और इसका यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, सो क्या करते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज अ मूवमेंट, ये एक ऐसा मूवमेंट है जो मसल्स के बीच होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सो दैट कि खाना आगे की तरफ पास होता रहे। अब खाना जब हमारा स्टमक में आ गया, ठीक है, कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है, खाना कहाँ आ गया है, हमारा स्टमक में आ गया है। तो स्टमक में ये कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, सबको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, जिनके एक्शन से सर्टेन फंक्शंस होते हैं। पहला है HCl, पहला क्या है, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका मेन काम क्या है, देखिए अब हम लोग खाना खाते हैं, तो अगर बहुत देर का खाना खुला हुआ रखा हुआ है तो उसके ऊपर पूरा जर्म्स आकर जमा हो जाता है, पूरा उसके ऊपर जो है वो गंदगी, जो माइक्रोब्स है वो बैठ जाता है, वो हमको दिखता नहीं, क्योंकि वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दिखते नहीं, वो बैठ जाते हैं। और अगर हम लोग बाहर खा रहे हैं तो बाहर तो और माइक्रोब्स ज़्यादा होते हैं, हम मुंह खोलकर भी खाएंगे तो हमारे मुंह के रास्ते वो चले जाएंगे पेट के अंदर। तो उन सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को खत्म करने का काम किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड पार्टिकल में या फूड पार्टिकल के साथ जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया आए हैं उसको वो खत्म कर देगा। अब आगे की जो दो एंजाइम हैं वो बिना HCl के प्रेजेंस में नहीं आएंगे, मतलब HCl का यहाँ होना जरूरी है स्टमक में, जब तक HCl नहीं होगा तब तक ये एंजाइम नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एंजाइम इज पेप्सिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, देखिए इसका मेन फंक्शन है टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट इज रेनिन। अच्छा, रेनिन जो है वो सिर्फ बच्चों में ज़्यादा निकलता है, एक्टिव होता है। तो रेनिन का जो मेन फंक्शन है उसका भी काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पर ये बच्चों में ज़्यादा होता है, इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, एडल्ट में सिर्फ पेप्सिन रिलीज होता है। नेक्स्ट इज म्यूकस। अब म्यूकस के बारे में सुन लीजिए। जब भी हम लोग फास्टिंग में होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, अगर वो फास्टिंग कर रहे हैं और लंबे समय से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, बट स्टमक में क्या है कि HCl तो लगातार रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगातार निकल रहा है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो स्टमक के इनर वॉल को, मस्कुलर वॉल को गला सकता है, डैमेज कर सकता है। तो HCl के एक्शन से स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है, और म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस क्या करेगा, स्टमक को अंदर से कवर करेगा, स्टमक को क्या करेगा, अंदर से कवर कर लेगा, सो दैट कि स्टमक के मस्कुलर वॉल पे HCl का एक्शन ना हो। तो इसका मेन फंक्शन क्या है म्यूकस का, HCl से स्टमक को बचाना, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, यही फंक्शन है किसका, म्यूकस का। तो आई होप कि आप लोग यहाँ स्टमक का कंप्लीट आप लोग समझ गए होंगे ना। अब देखिए स्टमक में जो फूड पार्टिकल है, ठीक है,
स्टमक में जो हमारा फूड है वो रहता है 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे। और इन सारे एंजाइम के एक्शंस के कारण हमारा जो फूड है स्टमक में वो एकदम पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो एकदम पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फूड पार्टिकल जो हमारे स्टमक में है, जब ये पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं चाइम, CHYME। क्या कहते हैं? चाइम। ये फूड पार्टिकल है जो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है बाय द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स। इसको क्या कहते हैं? चाइम। अब यही चाइम धीरे धीरे करके नीचे की तरफ बढ़ेगा, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब चाइम कहाँ जाएगा? धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जितने भी फूड पार्टिकल जो चेंज हुए हैं चाइम में, वो एक ही बार में नहीं चला जाएगा। अब कोई आदमी 1-1.5 किलो खाना खाता है या 2 किलो खाना खाता है तो एक ही बार में पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा चाइम थोड़ा थोड़ा करके जाता है नीचे। ठीक, अच्छा, अब फूड कहाँ जा रहा है स्टमक से 4 से 5 घंटे के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है, इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होगा। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो अब फूड आ रहा है धीरे धीरे कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए गौर से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 पार्ट हैं वो जब मिलेंगे तब बनेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्टोमक से जो कर्व ये बना है इसको कहते हैं ड्यूडेनम। फिर जो सेकेंड कर्व बना है इसको कहते हैं जेजुनम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, और जो लास्ट कर्व बना है इसको कहते हैं इलम। जब ये तीनों मिलते हैं तब हमारा बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फाइनल डाइजेशन। क्या होता है? फाइनल डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फाइनल डाइजेशन, मतलब इसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो जब ये 3 पार्ट्स मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जाम में आप डायरेक्टली इसको दिखा सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, पर अगर ये 3 पार्ट दिखाकर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, अब फाइनल डाइजेशन को पूरा करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड यहाँ काम करते हैं। 2 ग्लैंड, फर्स्ट इज लिवर एंड सेकंड इज पैनक्रियास। इन 2 ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आइए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज लिवर। पहला क्या है? लिवर। लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। क्या करता है? सीक्रेट बाइल जूस। देखिए क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। अब बाइल जूस बनाता है लिवर, लेकिन स्टोर कौन करता है? ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है, जमा करता है। तो यहाँ पे लिवर का क्या फंक्शन हुआ? टू सीक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस को बनाना। और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन हुआ? बाइल जूस को स्टोर करना। और एक फंक्शन और है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने अमाउंट में बाइल जूस भेजना है ये भी डिसाइड कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ठीक, तो गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे ये बाइल जूस कहाँ जाएगा? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, बाइल जूस का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो मान लेते हैं कि जो फूड पार्टिकल यहाँ पे आया है, उसमें मान लेते हैं कि फैट्स है, मान लेते हैं इसमें फैट्स है। और जो भी तेल वगैरह हम लोग खाते हैं ना, सरसों के तेल में बना हुआ सब्जी, रिफाइन में कुछ भी मतलब खाने का चीज़ बना हुआ, तो ऑयल्स को, रिफाइंड ऑयल को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? बाइल जूस। तो बाइल जूस यहाँ पे क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल में अगर ऑयल है, फैट्स है, तो उसको
डाइजेस्ट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पे मेनली जो बायो न्यूज है वो क्या कर रहे हैं, वो फैट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ ऑयल्स को भी। चलिए अब लीवर का यहाँ फंक्शन यहीं तक है। अब आते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि इन एंजाइम्स को रिलीज करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी अपना एंजाइम कहाँ पर रिलीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फर्स्ट एंजाइम है एमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज हम और कहाँ पढ़े थे, देखिए अमाइलेज हम यहाँ पढ़े थे, सलाइवरी अमाइलेज। तो इसका क्या फंक्शन था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो सिमिलरली यहाँ भी अमाइलेज का क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो जो अमाइलेज है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सेकंड इज लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, ये फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। और लास्ट क्या है, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। मतलब अगर जो फूड पार्टिकल यहाँ पे आया है किस फॉर्म में, पेस्ट यानी कि चाइन फॉर्म में, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट बचा होगा, अगर फैट्स बचा होगा, अगर प्रोटीन्स बचा होगा, तो इन सभी को ये तीनों एंजाइम डाइजेस्ट कर देंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फाइनल डाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, फाइनल डाइजेशन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है तो साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है न्यूट्रिएंट्स का। वो कैसे होता है, पता है कि इंटेस्टाइन के सरफेस पर ये ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विलाई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, विलाई। ठीक है, इसमें ढेर सारे पोर्स बने, छेद होते हैं, पोर्स, छेद। वहां से ये फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा देंगे, ब्लड के अंदर। क्योंकि विलाई के अंदर स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज और वेन्स के ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो यहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर सीधा कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक, अब यहां फाइनल डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा फूड कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए ध्यान से, लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन चीजों से मिलकर बना है, कोलोन, ये कर्व एरिया कोलोन, सीकम एंड रेक्टम। इन तीन चीजों से मिला है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप ऐसे एग्जाम लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधा यहाँ एरो दिखा के लार्ज इंटेस्टाइन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया है। वो जस्ट मैंने फर्दर नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किससे बना है, कोलोन, सीकम और रेक्टम। जब ये तीन मिलते हैं तो क्या बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी नो डाइजेशन, क्या यहाँ पे नो डाइजेशन। और एक कहाँ पे था नो डाइजेशन, फूड पाइप। देखो नो डाइजेशन हमारा फूड पाइप में भी था और नो डाइजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेम द टू पार्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आंसर क्या होगा, फूड पाइप एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ होता क्या है लार्ज इंटेस्टाइन में, अगर फूड पार्टिकल जो भी यहाँ पे आया है, फूड पार्टिकल जो भी यहाँ पे आया है, अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या अगर उसमें कुछ वाइटमिन्स मिनरल्स है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर से बता रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जो फूड पार्टिकल्स आए हैं उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या नहीं तो अगर वाइटमिन्स और मिनरल्स है तो उनको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इतना होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बचा वो आकर जमा होता है रेक्टम में। कहाँ जमा होता है, ये रेक्टम में। रेक्टम में जमा होने के बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो सीधा एनएस से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इस पर कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, और अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप
ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। तो लास्ट एक छूट गया है जो है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो जनरली एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कि हमारे पूर्वजों में ये ऑर्गन एक्टिव था बट हमें ये एक्टिव नहीं है। इसका काम क्या था, मतलब सीकम है ना, सीकम में जो भी जैसे पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चा घास, कच्ची पत्तियाँ, कच्चे वो क्या कहते हैं पेड़ पौधे खाते थे। तो वो कच्चा पेड़ पौधा जो खाते थे तो उसको पचाने में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हेल्प करता था। सीकम में जैसे ही वो आकर जमा होता था ना, जितने भी हरे पत्ते घास फूस हैं, तो उसको पचाने में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत हेल्प करता था। बट अब समय के साथ चूंकि हम लोग पका खाना खाने लग गए हैं तो इसका समय के साथ यूज़ ख़त्म हो गया है। तो अब बस हमारे बॉडी में ये एक ऑर्गन बन के रह गया है। अगर क्या होता है कि कभी कभी कुछ फूड पार्टिकल यहाँ फंस जाए तो ये सूज जाता है, मतलब फूल जाता है और काफ़ी पेन होता है। तो इसको मतलब काट के ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है। उससे कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक नॉन फंक्शन ऑर्गन है, ये इसका कोई काम नहीं है। और कभी कभी ये सूज जाता है चोट लगने पर, या कुछ वहाँ फंस गया तो वो पूरा फूल जाता है। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बस एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है जो जिसका की कोई फंक्शन हमारे बॉडी में फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी हर्बीवोर एनिमल हैं, गाय, ठीक है, काऊ, गाय, भैंस, तो उनके बॉडी में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव है। ठीक है, हर्बीवोर एनिमल्स के बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव है, जैसे कि गाय, भैंस। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा।